ये हम शुरू करने वाले हैं आपके क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से। चैप्टर 3 हम कर रहे हैं, उसका पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन। ऑलराइट, ये चैप्टर हम करने वाले हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। ये भी फ्लाइंग की स्टोरी है। इसमें एक ऐसे पायलट की स्टोरी है जो रात में अपने विमान से, अपने जहाज़ से जा रहा होता है और स्टॉर्म में फंस जाता है। तो देखते हैं उसके स्टॉर्म में फंसने की और उससे निकलने की कहानी। वो निकल पाता है या नहीं, उसकी कोई मदद करता है या वो खुद ही हिम्मत करके अपना दिमाग लगा के निकलता है, और वो फंसता है तो क्यों फंसता है, ये सारी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो ईस्ट में मून आ रहा था, यानी देर रात की बात है, और चांदनी रात थी, खुली रात थी। स्टार्स भी दिख रहे थे, मून भी दिख रहा था। जहाज उड़ाने के लिए ऐसा समय बहुत उचित होता है जब आसमान साफ हो, बादल नहीं लगे हों, किसी चीज़ की संभावना ना हो। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. तो वो सोते हुए शहर के, सारा रात थी, सारा शहर सो रहा होगा, ऊपर जहाज उड़ा रहा है, तो उसको खुशी थी, अच्छा लगता है ऊपर चांदनी रात में सभी लोग सो रहे हैं और आप जहाज उड़ा रहे हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत अनोखा अनुभव हो सकता है। अनोखा अनुभव होगा उस पायलट के लिए। तो वो खुश था कि सोते हुए कंट्री साइड के ऊपर से, हाई हाई अप इन द स्काई, ऊपर से उड़ा रहा है। कितना मज़ा आता होगा ना। और जहाज उड़ाने की कल्पना बचपन से ही सबके मन में होती है लगभग। तो पायलट बना था, उसके इंटरेस्ट का काम था, खुश था इस कारण से वो। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो उसका पुराना डकोटा एयरप्लेन था, पुराने मॉडल का प्लेन था। नीचे आप फोटोग्राफ में देखेंगे पुराने मॉडल के प्लेन जिसके आगे बड़े बड़े पंखे लगे होते थे, वो डकोटा एयरप्लेन कहते हैं उनको। तो वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, खुश था इस कारण से। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो यानी ये इंग्लैंड का रहने वाला था, तो उसको खुशी हो रही थी कि वो अपने घर जा रहा है। फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, उसका घर इंग्लैंड में था, तो उसको खुशी इस बात की थी कि वो अपनी फैमिली के साथ होगा। किसी को भी खुशी होगी। पायलट्स का ज़्यादातर समय उड़ते हुए बीतता है या दूसरे शहरों में जाते रहते हैं, तो वो घर आ रहा था अपने। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अपने परिवार के साथ रहने वाला था वो। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। तभी मून ईस्ट में आ गया था ना, सेकेंड हाफ होगा रात का। वेस्ट में उगता है, ईस्ट में डूबता है, तो 1:30 बज रहे थे रात के। उसने अपने घड़ी की तरफ देखा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। तो उसने सोचा कि उसको कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए। कंट्रोल रूम आप समझते हैं, जहाँ से सारे एरोप्लेन्स कंट्रोल होते हैं, वो दिशा बताते हैं कि ऊपर से आप इस दिशा में जाइए या ये दिक्कत आने वाली है। वो सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखते हैं कि मौसम कैसा है, एरोप्लेन कहीं गलत दिशा में तो नहीं उड़ गया। आप गलत दिशा में उड़ जाएंगे, गलत एयरपोर्ट पे, गलत देश की तरफ उड़ जाएंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS, OSS here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो ऐसे ही बात करते हैं ना, आपने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज में सुना होगा। उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल किया, उसने बोला, उसको दिखाई दिया सबसे पहले कि उसको लाइट्स दिख रही थी। तो वो किसी सिटी के ऊपर से जा रहा होगा, तो उसको नीचे काफ़ी उजाला दिख रहा था। रात में लोग लाइटें जला के रखते होंगे ना, शहरों की लाइटें जली हुई होती हैं, तो उसको नीचे शहर दिखाई दे रहा था। तो उसने पेरिस कंट्रोल रूम में अपना परिचय दिया, अपना नंबर बताया, डकोटा DSOSS हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। उसने बताया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। The voice from the radio answered me immediately. DSOSS, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DSOSS over. तो उधर से आवाज़ आई तुरंत। इसने पेरिस कंट्रोल रूम कॉल किया, उधर से आवाज़ आई कि आपको 12 डिग्री, आसमान में ईस्ट वेस्ट डिग्रीज में नापा जाता है, कि 12 डिग्री के कोण पे आप घूम जाइए। ये जब हम अगर रोड पे चलते हैं तो वहाँ से कहते हैं ना, आप सीधे जाइएगा फिर राइट टर्न हो जाइएगा। जब एरोप्लेन उड़ाते हैं तो ऐसे नहीं कहते कि आप जहाँ हैं वहाँ से राइट टर्न हो जाइए। कितना राइट टर्न करना है,
क्योंकि आप हवा में हैं, तो उसने कहा 12 डिग्री आप टर्न हो जाइए। आई चेक द मैप एंड द कंपस, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फुल टैंक एंड टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो उसका 2 टैंक होते हैं उस एरोप्लेन में, डकोटा एरोप्लेन में, पुराने मॉडल में 2 फ्यूल टैंक होते हैं जिसमें ईंधन भरा जाता है। तो उसका पहला टैंक ख़त्म हो गया था और उसके कंपस ने दिखाया, जो सामने कंपस होता है, कि सेकेंड टैंक पे अब वो चल रहा है, यानी कि आखिरी टैंक पे वो चल रहा था और इंग्लैंड उसको जाना था, इंग्लैंड पहुंचना था। टिल I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो वो सपने किस चीज़ के देख रहा था कि एक बढ़िया अंग्रेजी ब्रेकफास्ट करेगा। अंग्रेजी ब्रेकफास्ट तो इंग्लैंड का रहने वाला था। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इंडियन ब्रेकफास्ट कहते हैं अपने नाश्ते को। तो उसको खुशी थी, फैमिली के साथ कोई भी जाने वाला होता है, उसको बहुत खुशी थी कि फैमिली के साथ मिलेगा, उनके साथ नाश्ता करेगा, भर पेट नाश्ता करेगा। पेरिस वॉज about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. तो पेरिस से वो अभी 150 किलोमीटर उसके पीछे था पेरिस, यानी 150 किलोमीटर पेरिस से वो आगे आ गया था। तभी उसने अचानक तूफान के बादल देखे, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. और बहुत भयंकर बात, किसी भी पायलट के लिए सबसे डरावनी जो का मंजर होता है, डरावना सीन होता है जो वो नहीं देखना चाहता है, वो है क्लाउड्स। जैसे आप रोड पे चलते हैं तो कोई भी आदमी ये नहीं देखना चाहेगा कि आगे से 4 गाड़ियां अचानक सामने आ रही हैं पूरा रास्ता घेरे हुए। उसी तरीके से एक पायलट को सबसे ज़्यादा डर तब लगेगा जब सामने भयंकर आंधी के क्लाउड्स, तूफान आने वाला हो, भयंकर क्लाउड्स लगे हुए हों। तो इसके सामने भी क्लाउड्स थे। कैसे दिख रहे थे वो? ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ों की तरह इतने ज़्यादा थे। ये तुलना की गई है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। तो उसको पता था कि वो उनके ऊपर से नहीं निकल सकता, इतने ऊंचे थे कि उसको ये पता था कि वो उन पहाड़ों के ऊपर से या बगल से नहीं निकल सकता है। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और उनके बगल से भी, उत्तर से या दक्षिण से, 2 तरीके होते हैं किसी भी माउंटेन में। अगर बहुत बड़ी चीज़ सामने आ जाए तो या तो आप उसके ऊपर से निकल जाएं या अगल या बगल से निकल जाएं। तो उसके पास इतना ईंधन भी नहीं था कि वो, इतने ज़्यादा लंबे और चौड़े बादल थे, इतने ज़्यादा दूर तक फैले हुए थे। कहा है ना, ब्लैक माउंटेन्स इतने ज़्यादा बड़े फैले हुए थे कि उनके अगल बगल से भी नहीं जाया जा सकता था। इसके पास ईंधन नहीं था, सेकेंड टैंक पे तो ऑलरेडी चल रहा था वो। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। तो उसके मन में ख्याल आया, समझदारी वाला ख्याल आया कि उसको पेरिस वापस घूम जाना चाहिए। अभी तो 150 किलोमीटर ही आया था, लेकिन उसके मन में लालच भी आ चुका था। जब आदमी कोई इच्छा कर लेता है ना पूरे मन से, तो उसकी तरफ चाहे कितनी भी चीज़ें गड़बड़ होती जाती हैं, वो सही डिसीजन लेने में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए। इसको क्या चाहिए था? अपनी फैमिली के साथ जाके ब्रेकफास्ट करे। तो इस कारण से उसको एक्चुअली तो सही डिसीजन था, वापस घूमना चाहिए था, क्योंकि अभी 150 किलोमीटर ही आया था। इतने लोग उसके साथ थे, इतने यात्री थे, वो खुद की जान उसकी थी, वो प्लेन था कितना कीमती, इन सबको रिस्क कर दिया उसने। क्यों? एक ब्रेकफास्ट के लिए। अपना ब्रेकफास्ट करना चाहता था, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी ह्यूमन इमोशंस होते हैं। आप जो चाहते हैं उसके कारण बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगाते जाते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स, उसने कहा, आई टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और इस कारण से उसने रिस्क लिया। अब देखिए, उसकी इच्छा थी। आदमी कभी भी रिस्क लेता है तो कुछ इच्छा के कारण लेता है, उसको कुछ चाहिए होता है, उसने कुछ सोच रखा होता है। इसको इसकी फैमिली से मिलने की इतनी इच्छा थी कि उसने ये रिस्क लिया और सीधे इसने सोचा कि सीधे तूफान के अंदर से होकर जाएगा, क्लाउड्स के अंदर से होता हुआ जाएगा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और होना ही था, क्लाउड्स के अंदर गया तो हर चीज़ काली थी। काली का मतलब अंधेरा था, रोशनी की अनुपस्थिति। एब्सेंस ऑफ लाइट को डार्कनेस कहते हैं।
डार्कनेस अपने आप में तो कोई चीज़ होती नहीं, कोई लाइट होती नहीं है। डार्कनेस होती है एब्सेंस ऑफ लाइट। तो वहाँ पे ब्लैक था सब कुछ, क्योंकि वहाँ लाइट थी ही नहीं। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और असंभव था एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना। आप देखेंगे नहीं तो चलाएंगे कैसे? द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपस। तो जो कंपस, देखिए कंपस बार बार आया। कंपस उस चीज, इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो चीज नापने के काम आता है। फ्यूल नापता है, डायरेक्शन बताता है, ये सारी चीज़ें जो आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं, किसी 4 व्हीलर में बैठिए या 2 व्हीलर में बैठिए, तो सामने गोल सा या चौकोर सा नंबर्स लिखे होते हैं, वो बताता है, उसको कंपस कहते हैं। हर एक अलग अलग कंपस होता है, कुछ फ्यूल बताता है, कुछ स्पीड बताता है, कुछ डायरेक्शन बताता है। तो इसने अपने कंपस की तरफ देखा, और वो जो एरोप्लेन था वो आगे पीछे ऊपर नीचे हिल रहा था। आप अगर एरोप्लेन में चढ़े होंगे, मौसम ख़राब होता है तो एरोप्लेन हिलता है, यही हो रहा था। आई couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. और उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। कंपस तो घूमे ही जा रहा था, वो कुछ एक जगह टिकता ही नहीं था। जब मौसम खराब होता है तो ये कंपस एरोप्लेन्स के बहुत क्रेजी तरीके से घूमने हिलने लगते हैं। आपने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज में, मूवीज में, ये सारी चीज़ों में देखा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आप समझे ना? तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स तूफान में, आंधी में, मौसम के कारण उन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो। तो कंपस मर चुका था। कंपस कैसे मरता है? जब काम करना बंद कर देगा। और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर चुके थे, सारे इलेक्ट्रॉनिक होंगे, पूरी की पूरी एरोप्लेन ही इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स पे चलती है। सब मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें सारे। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो चुके थे। यहाँ डेड का मतलब है खराब हो चुके थे। पेरिस कंट्रोल, तो फिर उसने रेडियो ट्राई करने की सोची कि फिर पेरिस कंट्रोल रूम को से बात की जाए। कैन यू हियर मी? तो पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करने लगा। देयर वाज नो आंसर, वो भी काम नहीं कर रहा था। रेडियो भी तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है ना, वो भी खराब हो चुका था। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। I had no radio, no compass, and I could not see where I was, and I was lost in the storm. हाँ, स्टॉर्म में वो हो चुका था। तो उसके पास कोई कंपस नहीं, कोई रेडियो नहीं, अब वो स्टॉर्म में हो चुका था। तो अब बताओ, ब्रेकफास्ट ज़्यादा ज़रूरी था फैमिली के साथ रहना? अब तो वो खो चुका था, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा था, सेकंड फ्यूल टैंक पे भी था, फ्यूल भी कभी भी ख़त्म हो सकता था। कितनी भयावह, कितनी डरावनी स्थिति थी जो अंदर लोग होंगे उस एरोप्लेन के। आई सॉ देन इन द black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. तो तभी अचानक उसको एक और एरोप्लेन दिखाई दिया। उसके टेल्स में, उसके पंखों में कोई लाइट नहीं लगी थी, लेकिन जस्ट बगल में उड़ रहा था इसके एरोप्लेन के, डकोटा एरोप्लेन के। तो इसलिए वो उसको देख सकता था। I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. तो वो पायलट की शक्ल देख सकता था जो उसकी तरफ घूमी हुई थी। और इसको, जब आप बहुत दुख में, बहुत मुसीबत में फंसे हो, तो कोई साथ में आके खड़ा हो जाए तो आपको बहुत खुशी लगती है। वो ऊपर वाले की तरह लगता है कि कोई तो है मेरे साथ जो मेरी मदद कर सकता है। क्योंकि इस समय वो पेरिस कंट्रोल रूम में भी कॉल करने की कोशिश कर रहा था, सारे अपने रेडियो इस्तेमाल करने की, कंपास इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, सब खराब हो चुके थे। तभी एक एरोप्लेन आया, कितनी खुशी हुई होगी उसको। He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying, follow me. तो उसने अपना एक हाथ उठाया, जो साथ में बगल में एरोप्लेन खड़ा, उसके पायलट ने हाथ उठाया और बोला, मेरे पीछे आओ। फॉलो मी मतलब मेरे पीछे आओ। He knows that I am lost, I thought. He is trying to help me. तो इसको लगा कि इसको पता है कि मैं खो गया हूँ, मैं गुम चुका हूँ, इसलिए ये मेरी मदद करना चाह रहा है। भाई, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. तो और जो नया एरोप्लेन आई थी उसके बगल में खड़ी हुई थी, उसने नॉर्थ घुमाया और इसके एरोप्लेन के, डकोटा एरोप्लेन के सामने कर दिया।
so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और ये एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बहुत खुश था ये काम करने में। साधारणतः अगर मौसम साफ होता, कोई दूसरा एरोप्लेन आ जाए और इसके एरोप्लेन के सामने आ जाए, बोले मेरे पीछे आओ, तो कोई जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन जब मुसीबत में था तो इसने ये भी नहीं पता किया कि कौन है, कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें भूल गई। जब आदमी मुसीबत में होता है तो सब भूल जाता है, सबसे मदद ले सकता है। तो ये एक आज्ञाकारी बालक की तरह, इसीलिए कहा गया है। बच्चा नहीं देखता कि कौन है क्या है, उससे आप कहिए तो बातें मान लेता है। बड़ा देखता है कि बस बड़े हैं। तो एक आज्ञाकारी बालक की तरह ये उसके पीछे चल दिया और इस काम में वो खुश था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. तो आधे घंटे बाद अभी भी दोनों एरोप्लेन एक साथ थे। इसके बगल में ही था वो नया वाला एरोप्लेन और इसके पास सिर्फ 5-10 मिनट का ईंधन बचा हुआ था। सेकंड टैंक पे चल रहा था ना, 2 टैंक होते हैं, सेकंड टैंक पे चल रहा था, 5-10 मिनट ही और उड़ सकता था। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. तो इसको डर लगने लगा कि अब तो बस 5 ही 10 मिनट उड़ सकते हैं, उसके बाद तो स्टॉर्म रहे न रहे एरोप्लेन तो अपने आप गिर जाएगी, ईंधन खत्म हो जाएगा, उड़ ही नहीं सकता वो। तो लेकिन कुछ ही देर बाद ये जो दूसरा एरोप्लेन आया था उसके सामने, वो नीचे उतरने लगा और ये भी डकोटा एरोप्लेन भी नीचे उतरने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. तो अचानक जैसे ही बाहर निकला, वो नीचे आने लगा तो उसने देखा एयर पट्टी पे, हवाई पट्टी पे रनवे जो होता है जहाँ से प्लेन्स उड़ती हैं या उस पर उतरती हैं, तो वहाँ पे लाइट्स लगी होती हैं ताकि ऊपर से दिखाई दे सके। तो इसको 2 सीधी लाइनें दिखी, वो रनवे था। अभी कितनी खुशी होगी, आप इतने मुसीबत में फंसे हो और इसने कहा आई वॉज सेफ, मतलब अब ये सुरक्षित था। इसको पता चल गया कि अब ये सुरक्षित हो चुका है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो जैसे ही अब ये उतरने को हुआ, इसने पीछे घूम के देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन जो इसके बगल में आई थी वो कहाँ गई। भाई कोई भी अपने मददगार आदमी को देखना चाहेगा ना, जब सेफ हो जाएगा तो देखें तो ये मदद किसने की। लेकिन आसमान तो खाली था, वो एरोप्लेन अब था ही नहीं। There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो काला एरोप्लेन जा चुका था, वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था। उसने मदद की और चला गया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. उसको ये पता नहीं था कि वो उतरा कहाँ है। सबसे बड़ी चीज़, वो जहाँ ले गया वो ब्लैक एरोप्लेन, उसको वहाँ जाता गया क्योंकि वो मुसीबत में था। लेकिन साधारणतः कोई एरोप्लेन दूसरे देश में या दूसरे रनवे पे उतर जाएगा तो उसको डर लगेगा कि पता नहीं मैं कहाँ उतर गया। उसके सारे कंपास तो ख़राब हो गए थे, इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो गए थे, तो वो इसको ये भी नहीं पता चल सकता था कहाँ है। तो इसको डर नहीं लग रहा था कंट्रोल टावर की तरफ जाते समय। वो उतरा और बड़े आराम से अपना प्लेन छोड़ के कंट्रोल टावर की तरफ चला गया। I went and asked a woman in the control center where I was and who the pilot was. I wanted to say thank you. तो कंट्रोल टावर में जाके सबसे पहले क्या पूछा उसने कि वो जिसने मुझे मदद की थी वो कौन है। लेकिन जो औरत वहाँ बैठी थी वो क्या कहना चाहता था उस आदमी से, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से क्या कहेगा? थैंक यू कहना, उसका धन्यवाद, उसका शुक्रिया करना चाहता था, उसकी जान बचाने के लिए, उसका प्लेन बचाने के लिए। अंदर और भी लोग होंगे, सबकी जान बचाई थी उसने। She looked at me very strangely and then laughed. उसने, जो औरत वहाँ बैठी थी कंट्रोल रूम में, उसने उसको देखा बहुत आश्चर्यजनक रूप से। स्ट्रेंजली मतलब आश्चर्यजनक रूप से उसको देखा और हंसी। क्यों हंसी? Another aeroplane up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. तो कहीं ऊपर तुम दूसरे एरोप्लेन को ढूंढ रहे हो? भाई ऊपर तो कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, इसलिए हंसी थी वो। Yours was the only one I could see on the radar. बोलो सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन रडार पे दिखाई देता है।
सर कंट्रोल रूम में रडार होता है, आसमान में कितने एरोप्लेन कहाँ उड़ रहे हैं उन सब की लोकेशन बताता है वो रडार, वो भी एक इक्विपमेंट होता है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो इसके दिमाग में अब हैरानी हो गई कि कौन था ऐसा जो, मेरे पास कंपस नहीं था, रेडियो नहीं था, तेल भी खत्म, ईंधन भी ख़त्म हो रहा था, फिर किसने मदद की मेरी? ये तो सवाल अब हमेशा ही रहेगा। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? वो काले एरोप्लेन वाला, वो ब्लैक एरोप्लेन में वो कौन पायलट था जो कि इस तूफान में, भयंकर तूफान में चला रहा था बिना किसी लाइट्स के? उसने उसको पहुंचा दिया। इसको भी नहीं दिखाई दे रहा था, दिखाई तो उस ब्लैक एरोप्लेन को भी नहीं रहा होगा, लेकिन उसने इसको सुरक्षित पहुंचा दिया। अब ये सवाल तो ज़िंदगी भर उसके मन में रहेगा। तो ये हमारी कहानी ख़त्म हो गई। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट? तो क्या रिस्क था उसका? स्टॉर्म में सीधे घुस गया ना वो, ये रिस्क था। ही डिसाइडेड टू एंटर द स्टॉर्म एंड गो अहेड, दिस वॉज द रिस्क, राइट? इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। द रिस्क दैट द नरेटर ट्राइड टू टेक, wanted to take, was to go directly in the storm. And why did he take it? He took it because he wanted to be with his family in England, have a nice breakfast with them. He was hoping of a good time with his family. ये explain कर दीजिएगा। Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. तो नरेटर का एक्सपीरियंस बताइए, स्टॉर्म में जब गया तो क्या हुआ? सारे उसकी कंपस ख़राब हो गए, उसका फ्यूल टैंक वैसे ही सेकंड फ्यूल टैंक पे चल रहा था, बहुत कम ईंधन बचा हुआ था। उसके बाद प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इट वॉज वेरी डार्क आउटसाइड द एरोप्लेन, ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा? तो क्यों कहता है ऐसा कि उसको दुख नहीं हुआ अपने पुराने डकोटा से बाहर निकलने में? Because he was safe, he was very afraid. Just a few minutes before landing on the runway, he was very afraid. So once he was safe, he said that he was not sorry to walk away from his old Dakota towards the control room. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? तो वो जो औरत कंट्रोल रूम में थी जिसने उसने पूछा कि कौन था दूसरे प्लेन में, तो वो क्यों स्ट्रेंजली देखी? उसने क्यों स्ट्रेंजली देखा? बिकॉज शी टोल्ड दैट शी डिड नॉट सी एनी अदर एरोप्लेन ऑन द रडार। द ओनली एरोप्लेन विजिबल ऑन द रडार वॉज द नरेटर्स एरोप्लेन। तभी स्ट्रेंजली देखा ना। वाई डू यू थिंक, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? डिस्कस दिस अमंग आवरसेल्व्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको क्या लगता है किसने मदद की होगी उसकी जो वहाँ पहुँचने में? वो एरोप्लेन जो ब्लैक एरोप्लेन था, वो दूसरा कौन सा हो सकता है? कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको क्या लगता है? आपको अपने हिसाब से लिखना है। मेरे हिसाब से स्टॉर्म में वो ब्लैक एरोप्लेन था, वो रडार से बच गया। कुछ ना कुछ टेक्निकल एक्सेप्शंस होंगे। लोग मदद करते हैं एक दूसरे की। जब आप गाड़ी चलाते हैं, कोई रास्ता पूछता है तो आप भी बताते हैं। कोई ये बता सकता है किसने बताया रास्ता? आप अगर गाड़ी से जा रहे हैं, किसी ने आपको सही रास्ता बता दिया, आप भूले हुए हैं, आप खो गए हैं रास्ते पे, किसी ने आपको रास्ता बता दिया, किसी ने आपकी मदद की, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप उसको पहचान सकें या बाद में जान सकें। तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ही वॉज अ जेन्युइन हेल्पर। इसके अलावा एक सोच ये भी हो सकती है कि भगवान ने उसकी मदद की। बुरे वक्त में अच्छे लोगों की मदद भगवान करता है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है सोचने का। लेकिन ज़्यादा जो संभव ये है कि हवा में, आकाश में बहुत सारे एरोप्लेन होते हैं, किसी भले इंसान ने इस नैरेटर की मदद की। तो अ नाइस पायलट हेल्प द नैरेटर टू लैंड डाउन सेफली। अब ये ब्लैक वर्ड कई तरीके से यूज़ होता है। स्टडी दी सेंटेंसेस, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स। ठीक है, तो ब्लैक का मतलब बहुत सारे होते हैं। आइए हम ये कर रहे हैं, इसमें देखते हैं कि ब्लैक के अलग अलग जगह पे क्या मतलब है। गो एंड हैव अ बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक।
तो एब्सोल्युटली ब्लैक में यहाँ क्या हो जाएगा, ये डर्टी के लिए कह रहा है, ये यहाँ ब्लैक का मतलब डर्टी है। द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन अ ब्लैक लुक एज ही क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वॉज ग्रीन। तो ब्लैक लुक का यहाँ पे मतलब हो जाएगा एंग्री लुक, गुस्से में देखने को ब्लैक लुक कहते हैं। अब देखिए, द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ब्लैकेस्ट क्राइम मतलब क्रूएल क्राइम। वेरी फ्यू पीपल एंजॉय हैरल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी का मतलब होता है ग्लूमी या सैड कॉमेडी, जो दुख में भी हंस सके, उस कॉमेडी को ब्लैक कॉमेडी कहते हैं। समटाइम्स शॉपकीपर्स आर स्टोर एसेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्कैरसिटी एंड देन सेल दोज इन ब्लैक। कुछ कभी कभी जो दुकानदार होते हैं वो सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में ब्लैक में बेचते हैं। तो ब्लैक में बेचने को क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव। महंगा बेचेंगे ना, उसको ब्लैक में बेचना कहते हैं, एक्सपेंसिव। अभी लास्ट देख लेते हैं। विलेजर्स हैड बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, बीट करना, मारना ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब होता है बीट एक्सेसिवली। बीट एक्सेसिवली, EXCESSIVELY, ठीक है, बीट एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा मारने को बीटिंग ब्लैक एंड ब्लू कहते हैं। ये देखिए, फ्लाई अ फ्लैग। अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्लाई अ फ्लैग का मतलब हो जाएगा, पहले का यहाँ मैच कर देते हैं हम। फ्लाई अ फ्लैग का मतलब डिस्प्ले अ फ्लैग, ठीक है। फ्लाई इनटू रेज, फ्लाई इनटू रेज का हो जाएगा बिकम सडनली वेरी एंग्री। फ्लाई अलोंग, फ्लाई अलोंग का मतलब हो जाएगा मूव क्विकली, ठीक है। फ्लाई हाई, फ्लाई हाई का मतलब हो जाएगा बी सक्सेसफुल। फ्लाई द कूप मतलब एस्केप फ्रॉम अ प्लेस। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। वी नो, अब हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन। वी नो दैट द वर्ड फ्लाई ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स मीन्स टू मोर थॉट मूव थ्रू एयर यूजिंग विंग्स। टिक द वर्ड्स विच हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग। तो फ्लाई जैसे और कौन कौन से शब्द हैं, एकदम फ्लाई ही जिसका मीन हो या लगभग फ्लाई जैसा मीन हो, तो मैं उस पर टिक लगाता चलता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो फ्लाई का मतलब होता है, ये सूप का मतलब फ्लाई जैसा होता है। फ्लिट हो गया, इसके अलावा और देखते जाते हैं। फ्लटर का मतलब फ्लाई हो गया, और देख लेते हैं। फ्लोट होता है फ्लाई जैसा, हवा में भी फ्लोट करते हैं ना, फ्लोट हो गया। इसके अलावा और देखते हैं, स्किम हो गया फ्लाई जैसा। फिर हो गया टार्ट हो गया फ्लाई, होवर हो गया फ्लाई। ये सारे इसके सब का मतलब फ्लाई जैसे, फ्लाई के करीब करीब, आसमान में उड़ने या हिलने, मूवमेंट को ही ये दर्शाते हैं। ग्लाइड हो गया, सेल हो गया, और ये सारे हो गए आपके। सोर हो गया, SOAR। तो ये सारे फ्लाई के मतलब हैं। फ्लाइंग जैसी ही मूवमेंट को ये सारे वर्ड्स दिखाते हैं। कभी भी किसी चीज़ के साथ ये सारे वर्ड्स लगे हों उनके पहले, इसका मतलब वो मूवमेंट ही दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया चैप्टर 3 का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। थैंक यू।